इस लेक्चर में मैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के सभी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, उनके इंपॉर्टेंट ग्राफ्स और उनके इंपॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेशंस जो अब तक मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है उनको समराइज करूंगा। तो इस वीडियो में ये वीडियो ओनली एक समरी वीडियो है। अगर आपको इन टॉपिक्स को, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में जानना है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। सो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब भी हम बात करते हैं तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, उनमें हो रहे ट्रांजिशंस और उसकी वजह से हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है हम उसको स्टडी करते हैं। एक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए परमानेंट कंडीशन किसी भी मॉलिक्यूल के रोटेशनली एक्टिव होने के लिए या उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा में उसको मेजर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि उसके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अगर आपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, पर वाइब्रेशन के टाइम पे एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होना चाहिए। लेकिन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये कंडीशन है कि मेरे मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो जो सबसे पहला नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ओके, तो कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो सकता है? जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है हम उसे कंसिडर करेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो फिर अगर मेरे को ये लिखना हो कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इनएक्टिव होंगे, H2, O2, बेंजीन, ये मॉलिक्यूल्स के पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, इसकी वजह से रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं। तो जब सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम हमारे पास हो सकता है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, लेट्स से फॉर एग्जांपल HCl है हमारे पास। इसके केस में हम लोग पहले स्टडी करेंगे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसे या रोटेशनल एनर्जी लेवल्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का फॉर्मूला हमें मिलता है क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करने से वो है E इक्वल्स टू बी जे जे प्लस वन। यहां पे J मेरा रोटेशनल क्वांटम नंबर है, या फिर वो रोटेशनल एनर्जी लेवल जिसमें मेरा मॉलिक्यूल अभी प्रेजेंट है। B रोटेशनल कांस्टेंट है। जब हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन। और ये फॉर्मूला रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन को यूज करके ही मिलता है। रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि एटम्स हार्ड स्फीयर की तरह एक्ट करेंगे, मतलब उनका शेप चेंज नहीं होगा और बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट है। मतलब नो वाइब्रेशन, मेरे एटम्स के बीच में किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। तो उस केस में मुझे फॉर्मूला मिलेगा बी जे जे प्लस वन। बी का फॉर्मूला है h² बाई 8 पाई स्क्वायर आई। ये मुझे मिलेगा जूल्स में। अगर मुझे यही बी का वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए तो मुझे इसको HC से डिवाइड करना पड़ेगा, h बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी। ये है सेंटीमीटर इनवर्स में, जहां पे C सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। अगर यही B का वैल्यू हर्ट्ज में चाहिए तो ये हो जाएगा h बाई 8 पाई स्क्वायर आई, डिवाइड करेंगे h से। सो डिपेंडिंग कि आपको इक्वेशन में B या एनर्जी किस यूनिट में मांगा गया है, उस हिसाब से हम B का फॉर्मूला पुट करेंगे। ओके, तो मुझे रोटेशनल एनर्जी लेवल सब किस तरह से मिलेंगे? अगर मैं बीजे जे प्लस वन को यूज करूं तो J इक्वल्स टू 0 के लिए E आएगा 0, J इक्वल्स टू 1 के लिए E आएगा 2B, J इक्वल्स टू 2 के लिए E आएगा 6B, J इक्वल्स टू 3 के लिए E आएगा 12B। तो इस तरह से मुझे एनर्जी लेवल्स मिलेंगे 0, 2B, 6B, 12B। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां नोटिस करने के लिए है वो ये है कि एनर्जी लेवल्स के बीच में जो स्पेसिंग है, दो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच का जो स्पेसिंग है वो कांस्टेंट नहीं है।
इससे क्वेश्चन आ सकता है, जब भी कोई ट्रांजिशन होगा, जब भी कोई ट्रांजिशन मेरा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में होगा, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी और कौन से उनके सिलेक्शन रूल्स होंगे। तो जो सिलेक्शन रूल्स हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन के लिए, वो ये है कि डेल्टा जे इक्वल टू +-1। डेल्टा जे की वैल्यू +1 या -1 में चेंज हो सकती है। इसका मतलब यह है किसी भी एनर्जी लेवल से एक ऊपर या एक नीचे जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर +1 है तो उसको हम कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन, अगर -1 है तो वो हो जाएगा एमिशन। तो हम एब्जॉर्प्शन का केस कंसिडर करते हैं। अब 0 to 2b, 2b to 6b, 6b to 12b, इसमें कितना एनर्जी चाहिए? 2b, 6b minus 2b, 4b, 12b minus 6b, 6b। एक और ट्रेंड यहां पे नोटिस करने के लिए है, वो ये है कि हर एक एनर्जी लेवल से नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उनके बीच का डिफरेंस 2b है। जब हम इसका स्पेक्ट्रा मेजर करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है, 2b, 4b, 6b, 8b, 10b। ये जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया फॉर एब्जॉर्प्शन, वही है ये पीक, उन्हीं एनर्जीज को ये पीक्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव पीक्स के बीच का डिफरेंस हमेशा 2b होगा रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन के कंडीशन में डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। ये चीज आपको याद रखना होगा कि ये 2b कौन से टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए है और कौन से अप्रोक्सीमेशन को यूज करके है। ओके, तो क्या मैं कोई फॉर्मूला बना सकता हूं जिससे मुझे पता चले कि एक ट्रांजिशन में कितना एनर्जी चाहिए होगा? सिंपली b j डैश +1 माइनस b j +1, जहां पे j डैश है j+1 मतलब नेक्स्ट एनर्जी लेवल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2b j+1 या फिर 2b j डैश। ये एब्जॉर्प्शन के केस में है। इसका यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी ट्रांजिशन के लिए हमें कितना एनर्जी जरूरत पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि डीजेनरेसी क्या होती है। और इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि डीजेनरेसी हमें क्यों चाहिए। किसी भी एनर्जी लेवल का जो पॉपुलेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ट्जमैन फॉर्मूला से, जो कि ये कहता है nj by n0 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस डेल्टा e by kt। nj वो लेवल है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं, n0 मेरा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है। तो ये जो रिलेटिव पॉपुलेशन मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फॉर्म में। इसका मतलब ये है, अगर मैं ये प्लॉट देखना चाहूं जहां पे ये है nj by n0 और लेट्स से ये j वैल्यू है, j पे कैसे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा e इज इक्वल्स टू bj j+1। क्योंकि लोएस्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू 0 है तो यहां पे मैं माइनस b इंटू 0 इंटू 0+1 करूंगा तो वो 0 आएगा। सो दैट मीन्स डेल्टा ई जे पे डिपेंड कर रहा है, तो सिंपली nj by n0 एक्सपोनेंशियली नेगेटिव डिक्रीजिंग प्लॉट में होगा विद रेस्पेक्ट टू j। तो इस केस में जो मुझे प्लॉट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व। लेकिन अगर आप इस स्पेक्ट्रा को देखो तो आपको पता चलेगा कि ये 0 to 1 है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। जो सबसे इंटेंस और सबसे बड़ी पीक आई है वो है 2 to 3 में। इसका मतलब ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रोटेशनल एनर्जी लेवल 2 पे है। लेकिन इस कर्व से हमें या इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जो जीरोथ एनर्जी लेवल है, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है, ये क्वांटम नंबर 0 है, उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं और इसी जगह पे डीजेनरेसी का काम आता है। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए जो डीजेनरेसी है उसका फॉर्मूला है 2j+1। किसी भी एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी हम 2j+1 से रिप्रेजेंट करेंगे रोटेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। डीजेनरेसी का मतलब यह है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे कितने डिफरेंट लेवल्स या पॉसिबल है उस एनर्जी के वैल्यू पे। सपोज
J इक्वल्स टू 1 में मुझे मिलेगा डीजेनरेसी 3। मतलब यह है J इक्वल टू 1 में 3 अलग अलग तरह से मेरा डायटोमिक मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो कि J इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल एनर्जी लेवल में है। उसके पास ये 3 अलग अलग टाइप से रोटेट करने के ओरिएंटेशंस हैं। सपोज वो रोटेट करना चाहता है इस एक्सिस के अक्रॉस, तो वो ऐसे रोटेट कर सकता है, वो ऐसे रोटेट कर सकता है, और वो ऐसे भी रोटेट कर सकता है। तो 3 अलग अलग रोटेशंस अवेलेबल है सेम एनर्जी लेवल पे। इसी को हम कहते हैं डीजेनरेसी। ओके, यहां पे इसकी वैल्यू आएगी √2 h क्रॉस √2 h क्रॉस। अब ये जो मुझे 3 वैल्यूज मिली, इनको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एम जे से, जो कि होंगे +J2 -J। और ये जो मेरे को 3 वैल्यूज मिल रहे हैं, इनको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इक्वल्स टू √ J इंटू J+1 h क्रॉस। यस, ओके, फाइन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप इलेक्ट्रॉन के एजिमुथल क्वांटम नंबर से जो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स मिलते हैं उससे भी रिलेट कर सकते हो कि ml इज इक्वल्स टू +L2 -L। सेम चीज यहां भी हो रहा है। वहां पे भी हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को कंसिडर करते हैं, यहां पे हम एटॉमिक मॉलिक्यूल के रोटेशन को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक इतना ही पार्ट है। रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन को यूज करके हमें जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है जब रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन मेंटेन नहीं होता है। रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन एक आइडियल केस है जहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है तो आपने उसमें देखा होगा कि अगर मेरा मॉलिक्यूल 0 एनर्जी लेवल पे भी है, चाहे मेरे टेम्परेचर 0 केल्विन है, तब भी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल एनर्जी प्रेजेंट होती है ½ h। अगर मेरे मॉलिक्यूल के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी भी प्रेजेंट है तो मेरा मॉलिक्यूल थोड़ा सा ही सही लेकिन वाइब्रेट करेगा। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा जो कंडीशन था कि मेरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करेगा, जो रिजिड रोटर की तरह बिहेव करेगा, वो ब्रेक डाउन कर जाता है। इसी को कहते हैं रिजिड रोटर ब्रेकडाउन ऑफ रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन, जिसको अब हम देखेंगे। नॉन रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन देखने से पहले कुछ और चीजें रह गई हैं जो वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल Jmax। Jmax का मतलब वो होता है वो रोटेशनल एनर्जी लेवल या वो रोटेशनल क्वांटम नंबर जिसकी पॉपुलेशन सबसे मैक्सिमम है या जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। Jmax का फॉर्मूला है √kT/2b -½ यहां पे b जूल्स में है। ओके, फाइन। दूसरा चीज, हमने जो डीजेनरेसी के बारे में पढ़ा, हमने ये बताया डीजेनरेसी के एब्सेंस में हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। तो डीजेनरेसी के प्रेजेंस में हमें कैसा ग्राफ मिलेगा? अगर हम पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट देखें विद रेस्पेक्ट टू डीजेनरेसी, डीजेनरेसी के साथ तो ये फॉर्मूला आएगा 2J+1 e⁻⁻ डेल्टा ई की जगह मैं लिख सकता हूं BJJ+1 /kT। अब इसमें दो टर्म्स हैं जो J को डिसाइड करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन टर्म है और एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो इसके लिए जो मुझे ग्राफ मिलेगा वो आएगा कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट पार्ट वो है जो 2J+1 डोमिनेट कर रहा है और सेकंड पार्ट वो है जिसमें e⁻⁻ BJJ+1 /kT डोमिनेट कर रहा है। और यही प्लॉट, यही ग्राफ सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि मेरे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन कैसी है। इसी वजह से कर्व इस तरह से आएगा। जो स्पीक मिलेगा मुझे, स्पेक्ट्रा मिलेगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पे मैक्सिमम पॉपुलेशन नहीं है। मैक्सिमम पॉपुलेशन
ग्राउंड स्टेट से और किसी हायर किसी एनर्जी लेवल पे है, वही यहां रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पीक है, ये जे मैक्स है, ये वो रोटेशनल क्वांटम नंबर है जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जिसको फाइंड करते हैं हम यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में उसके कुछ कुछ एप्लीकेशंस है जिसका यूज करके हम किसी भी मॉलिक्यूल की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला है बॉन्ड लेंथ। हमें पता है डेल्टा E इज इक्वल्स टू 2BJ+1। ये वैल्यू हमें स्पेक्ट्रा से मिलेगी। B इक्वल्स टू h²/8π²I। I इज इक्वल्स टू μr², और ये R है बॉन्ड लेंथ, और म्यू है रिड्यूस्ड मास। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में ये होगा उसका रिड्यूस्ड मास। तो अगर मुझे डेल्टा ई पता है, मुझे बी पता होगा, बी से मुझे आई मिलेगा, आई से मुझे आर मिलेगा, तो मैं किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकता हूं। सेकंड एप्लीकेशन है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई आइसोटोप ऐड किया गया है, किसी नॉर्मल एटम को हटा के उसका आइसोटोप डाला गया है, तो वो आइसोटोप क्या है या वो आइसोटोप डालने से मेरे स्पेक्ट्रा में क्या चेंज आ रहा है, उसको मैं डिटरमाइन कर सकता हूं रोटेशनल स्पेक्ट्रा से। कैसे? अगर आप रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला लें m1m2/m1+m2, मैं कंसिडर कर रहा हूं HCl का केस। HCl में अगर मैं हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लेता हूं तो मुझे मिलेगा DCl। इन दैट केस HCl के केस में रिड्यूस्ड मास होगा 1 × 35.5/36.5। DCl के केस में होगा 2 × 35.5/37.5। 36 और 5 37.5 मोर और लेस सेम है, बट डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 1 और 2 इन द न्यूमरेटर। तो इस केस में जो मेरा म्यू होगा, म्यू डैश्ड, दैट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 2 टाइम्स। अगर मेरा म्यू डैश्ड में कुछ चेंज आ रहा है तो मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा, तो मेरे रोटेशनल कांस्टेंट में चेंज आएगा, और डेल्टा ई में भी चेंज आएगा। तो अगर मैं रिलेशन देखना चाहूं तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो डेल्टा ई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा म्यू के साथ, एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा म्यू के साथ। तो मेरे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में क्या चेंज आएगा? तो इनिशियली मेरे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स थे इस तरह से, अब क्या होगा, इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिक्रीज होगा। जीरोथ एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, और बाकी सब में डिक्रीज आएगा। ये है विथ आइसोटोप, ये है विदाउट आइसोटोप। तो अगर मैं पीक्स में देखना चाहूं मेरा क्या चेंज आएगा, तो लेट्स से ये आपके इनिशियल पीक पोजीशंस हैं, 2B, 4B, 6B, 8B। मैं इसी को अब लाइंस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होगा। 2B डैश्ड, ये डैश्ड वाले वो केस हैं जहां पे आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन किया गया है। ओके, ये हो जाता है दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन ये है कि मैं रोटेशनल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकता हूं, मेरा मॉलिक्यूल किस फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कर रहा है, और उसका फॉर्मूला है 2B √J × J+1। यहां पे रोटेशनल कांस्टेंट मुझे हर्ट्ज में लेना है, तभी मेरे को फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और इसका यूज करके मैं निकाल सकता हूं रोटेशनल पीरियड, मतलब एक रोटेशन में उसको कितना टाइम लग रहा है। वो सिंपली हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी, ये वाला फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये 4 मेजर एप्लीकेशंस है जो मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में यूज कर सकता, या निकाल सकता हूं रोटेशनल स्पेक्ट्रा का यूज करके।
ओके, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि नॉन रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि नॉन रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन में या जब हम रिजिड रोटर कंसीडर करते हैं तो उसके केस में रियल के सिनेरियो नहीं पकड़ सकते। रियल के सिनेरियो में मॉलिक्यूल्स हमेशा वाइब्रेट करेंगे और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, उनका रेडियस चेंज होता है। अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा इस फॉर्मूला से। तो अगर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, मेरा रोटेशनल कांस्टेंट चेंज होगा, और अगर मेरा रोटेशनल कांस्टेंट चेंज हो रहा है तो डेल्टा ई और ई एनर्जी लेवल्स दोनों चेंज होंगे। तो मतलब मेरे ये एनर्जी लेवल्स और ये जो पीक्स के बीच का डिफरेंस है वो भी अब चेंज होगा। यही चीज देखा जाता है जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं रियल केस सिनेरियो में। तो अगर हमको ये कंसीडर ओके, सो उस केस में जो मेरे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है उनको रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मूला है वो होगा बीजे जे प्लस वन, जो आइडियल केस में से है, माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन होल स्क्वायर। यहां पे डी जो है, डी को कहा जाता है डीफॉर्मेशन कांस्टेंट। ओके, इसकी वजह से मेरे मॉलिक्यूल में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, अगर मैं दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस देखना चाहूं नॉन रिजिड अप्रोक्सीमेशन के केस में, तो मुझे जो फॉर्मूला मिलेगा वो होगा 2b जे प्लस वन माइनस 4d जे प्लस वन क्यूब। आई थिंक मैंने फॉर्मूला सही लिखा है। ओके, अब सिलेक्शन रूल्स कौन से होंगे इस केस में? सिलेक्शन रूल्स भी सेम ही रहेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू प्लस माइनस वन, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो अगर मेरा दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस भी थोड़ा कम हो रहा है तो उस केस में मुझे जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो किस तरह से होगा? तो पहले एनर्जी लेवल से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये मेरी एनर्जी लेवल्स हैं। ओके, सो ग्राउंड सेट एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल थोड़ा डिक्रीज होगा, सेकंड एक्साइटेड एनर्जी लेवल थोड़ा और डिक्रीज होगा। ओके, ये है नॉन रिजिड, ये है रिजिड रोटर। ओके, यहां पे भी एक डिक्रीज आ रहा है, यहां पर भी एक डिक्रीज आ रहा है। आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन में भी डिक्रीज आएगा, नॉन रिजिड रोटर में भी डिक्रीज आएगा, पर किसमें ज्यादा डिक्रीज आएगा? हमेशा आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा डिक्रीज आएगा। ये इसलिए आ रहा है, अगर आप यहां नोटिस करो तो जो रिड्यूस मास है वो 2 टाइम्स हो रहा है। रिड्यूस मास के 2 टाइम्स होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइम्स हो रहा है, और रोटेशनल कांस्टेंट हाफ हो जा रहा है, 2 टाइम्स से डिक्रीज हो रहा है। तो उसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। लेकिन रोटेशनल कांस्टेंट का ऑर्डर होता है 10 टू द पावर -3। तो 10 टू द पावर -3 बहुत ही स्मॉल टर्म है और वो बीजे जे प्लस वन में बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं ला पाता है। ओनली जब रोटेशनल क्वांटम नंबर 10 से ज्यादा होंगे तब जाके वो डिक्रीज थोड़ा ज्यादा होगा, तब वो डिक्रीज ज्यादा अच्छे से नजर आएगा। इसीलिए जो नॉन रिजिड अप्रोक्सीमेशन की वजह से जो इफेक्ट्स हैं एनर्जी लेवल्स पे, ट्रांजिशंस पे और स्पेक्ट्रा पे, वो हमेशा लेटर क्वांटम नंबर्स में या हायर पीक्स में दिखाई देता है। लोअर क्वांटम नंबर्स या लोअर पीक्स में वो इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। ओके, अब नॉन रिजिड अप्रोक्सीमेशन का यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूं या कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकता हूं? अगर आप ध्यान दो, हमारे पास दो क्वांटिटी है बी एंड डी। ओके, डी को मैं लिख सकता हूं 4b³ बाई म्यू डैश स्क्वायर। ये एनर्जी ही है, बस फर्क इतना है कि एनर्जी को हमने सेंटीमीटर इनवर्स में लिया है, वेव नंबर के फॉर्म में लिया है। तो ये एक फॉर्मूला है, और डिफॉर्मेशन कांस्टेंट का एक और फॉर्मूला है h³ बाई 32 5 टू द पावर 4 I स्क्वायर C आई थिंक R स्क्वायर K। एक बार फिर भी इस फॉर्मूला को रीचेक कर लीजिएगा, आई थिंक मैंने सही लिखा है। ओके, फाइन। ओके,
अब ओके, सो फाइनल पार्ट ये है कि कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को मैं डिटरमाइन कर सकता हूं नॉन रिजिड अप्रोक्सीमेशन का यूज करके। सो अगर मैं इसको हर्ट्स में कंसिडर करूं, इस फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे मेरे मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा है। तो मतलब मैं अगर यहां पे ये डिटरमाइन करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 4b³ d। इस फॉर्मूला का यूज करके मैं मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन कर सकता हूं। सो इन शॉर्ट, इवन दो इससे जो वैल्यू मिलेगी वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, बट स्टिल मैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके मेरे मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन कर सकता हूं। ये एक एडवांटेजेस या एक मेरिट है और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ओके, आई थिंक अब एक ही पार्ट बचा है, वो है ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे। सो लेट्स लुक एट दैट। ओके, ज़ीमैन इफेक्ट में मूव ऑन करने के पहले एक करेक्शन मैं बता देना चाहूंगा। तो डिफॉर्मेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है 4b³/μ0²। ये μ0 है वाइब्रेशनल वेव नंबर। इसीलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तब हमें मिलेगा मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। सो ये वाइब्रेशनल वेव नंबर होगा। ओके, सो ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट में हम स्टडी करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है किसी स्पेक्ट्रा पे। जब भी मैं अपने सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखूंगा और उसका स्पेक्ट्रा मेजर करूंगा तो मुझे डिफरेंट मिलेगा। वो क्या है? तो ये है मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। मेरे पास हर रोटेशनल क्वांटम नंबर के लिए mj आते हैं -+j to -j, या 2j नंबर 1 अलग अलग mj वैल्यूज मुझे मिलते हैं। अब ये सारे mj वैल्यूज का मतलब ये है कि इन 3D स्पेस मेरे मॉलिक्यूल के पास ये अलग अलग ओरिएंटेशंस हैं रोटेशन करने के उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे। सपोज जब मैंने बताया था j=1 के लिए mj -1 0 +1 है, तो मैंने आपको ये डायग्राम बना के बताया कि ये 3 ओरिएंटेशंस हैं मेरे मॉलिक्यूल के पास रोटेट करने के। ये तीनों जो एरोज हैं ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट है। जब मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलग अलग तरह से इंटरैक्ट करते हैं, और पहले ये जो सेम एनर्जी लेवल पे थे, अब ये अलग अलग इंटरेक्शन की वजह से इनका एनर्जी डिफरेंट होता है और ये स्प्लिट कर जाते हैं। और वो स्प्लिटिंग होती है इस फॉर्मूले के यूज करके 2j+1। तो हर j क्वांटम नंबर के लिए मेरे पास 2j+1 नंबर ऑफ स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। सपोज j मेरे पास 0 है तो स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स होंगे 1, j=3 है, सॉरी 1 है तो ये होंगे 3, j=2 है तो स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स होंगे 5। इनको एक बार देख लेते हैं। सपोज ये है इन एब्सेंस ऑफ नो मैग्नेटिक फील्ड, तो अब ये स्प्लिट होगा इस तरह से। ये अब भी 0 है, +1 0 -1 +2 +1 0 -1 -2। सो इस केस में मुझे सिलेक्शन रूल्स क्या क्या मिलेंगे? डेल्टा जे का सिलेक्शन रूल अब भी +-1 है, पर अब क्योंकि मेरे एनर्जी लेवल्स डेल्टा mj के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो डेल्टा mj होगा 0 +-1। तो अब देखते हैं कि हर एक एनर्जी लेवल से कितने पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हो सकते हैं। पहले क्या था कि 0 1 2 एक ही ट्रांजिशन हो सकता है, राइट? या फिर मैं इसको एरो से रिप्रेजेंट करता हूं, बट अब कितने हो सकते हैं? 0 से +1, 0 से 0, 0 से -1। 3 पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं mj लेवल 0 से। अब देखते हैं कि mj +1 0 -1 से कितने हो सकते हैं? +1 0 -1। तो +1 से मुझे 3 अलग अलग ट्रांजिशंस मिल रहे हैं। इसी तरह से मुझे इससे भी 3 मिलेंगे, -1 से भी 3 मिलेंगे। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोटिस करने के लिए वो ये है कि हर एक एनर्जी लेवल, हर एक mj वैल्यू से मुझे 3 लाइन मिल रहे हैं। ओके, और mj कितने होंगे? mj होंगे 2j+1, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस मुझे मिलेंगी 3 × 2j+1।
अगर मैं जे रोटेशनल क्वांटम नंबर के लिए नंबर ऑफ लाइंस निकालना चाहता हूं इन प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे पहले एक क्वेश्चन आ चुका है नेट में। ओके, तो ये पूरा पार्ट है ज़ीमैन इफेक्ट का। अब हम लोग देखते हैं कि स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है। स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हमारा जो मॉलिक्यूल है वो अलग तरह से इंटरैक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इन एनर्जी लेवल्स का अलग इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। क्या उस केस में क्या होता है कि ओके, जो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एनर्जी का होगा वो होगा BJ+1 माइनस MJ(h²/2I)। तो हर एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इस फॉर्मूला से। सेम चीज जब हम स्टार्क इफेक्ट में देखते हैं तो वो फॉर्मूला हो जाएगा BJ+1 माइनस अल्फा μ²E²। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, म्यू डाइपोल मोमेंट है और अल्फा एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है MJ और J पे बाय द फॉर्मूला J×J+1 माइनस MJ² आई थिंक 3MJ² बाय 2B J+1 2J-1 2J+3। ये पार्ट एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ओके, पर यहां पे जो नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि MJ का स्क्वायर है, यहां पे MJ² नहीं था, तो MJ² होने से MJ का वैल्यू +1 हो या -1 हो, सेम वैल्यू मिलेगा मुझे अल्फा का। और अगर मुझे सेम वैल्यू मिल रहा है तो सेम वैल्यू के लिए मुझे ये पार्ट भी सेम मिलेगा। तो मतलब मुझे उन दोनों की एनर्जी सेम मिलेगी, +1 और -1। सिमिलरली +2 -2 इनकी एनर्जीज मुझे सेम मिलेगी। इसलिए जो पहले 2J+1 में स्प्लिट हो रहे थे अब वो J+1 में स्प्लिट होंगे। तो J=0 के लिए आएगा 1, J=1 के लिए आएंगे 2 लाइन्स, J=2 के लिए आएंगे 3 लाइन्स। किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? ये है नो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 0 में कोई चेंज नहीं आएगा। ये स्प्लिट होगा 2 एनर्जी लेवल्स में, ये स्प्लिट होगा 3 एनर्जी लेवल्स में। ये 0, ये MJ वैल्यूज हैं, ये J वैल्यूज 0 1 2 +1 -1 0 +1 -1 +2 -2। तो इस तरह से ये स्प्लिट हो रहा है। अब इसके केस में जो सिलेक्शन रूल्स मुझे मिलेंगे, जो पहला सिलेक्शन रूल है डेल्टा J +-1 वो तो जरूर रहेगा, पर डेल्टा MJ अब 2 सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। पहला ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। अगर पैरेलल है तो डेल्टा MJ की वैल्यू होगी 0 और अगर परपेंडिकुलर है तो डेल्टा MJ की वैल्यू होगी +-1। दोनों केस में देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे। अगर डेल्टा MJ पैरेलल है तो EF अगर पैरेलल है EMR के साथ तो डेल्टा MJ होगा 0। दैट मीन्स मुझे यहां पे 1 लाइन मिलेगी, यहां पे 2 लाइंस मिलेंगे। अगर मैं ये दोनों लाइंस सेम होंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इनिशियली यहां पे 1 ट्रांजिशन था, अब यहां पे 2 ट्रांजिशंस हो गए। ये है जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो डेल्टा MJ +-1 हो सकता है। उस केस में मेरे को जो ट्रांजिशन मिलेगा वो होगा 1 0 2 +1 और -1 +1 से 0 +1 से +2। तो यहां पे पहले था 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में 1, यहां पे पहले था 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में 2, लेकिन अब मुझे मिल रहा है 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में 1, पहले था 1 अब आ रहा है 3।
तो जैसे हमने ज़ीमान इफेक्ट में एक फॉर्मूला बनाया था कि इतने नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे, हम स्टार इफेक्ट के केस में ऐसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बना सकते। हमें देखना पड़ेगा कौन सा केस क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके एनर्जी लेवल्स बनाने पड़ेंगे और उस सिलेक्शन रूल के हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा कि मेरे को हमें कितने नंबर ऑफ लाइंस मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से। ओके, आई थिंक इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में, पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया है रोटेशनल स्पेक्ट्रोडायनामिक मॉलिक्यूल से। अगर आप इन सारी चीजों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैंने इन चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो आई थिंक इतना ही समराइज मैं करना चाहता था इस पर्टिकुलर लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे आता है, उनके केस में क्या सिलेक्शन रूल्स होते हैं और क्या क्या अप्रोक्सीमेशंस हम कंसिडर करते हैं।